एक अन्य मित्र ने लिखा है, ध्यान का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है आप कई बार बता चुके हैं। अभी कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्हीं बातों को प्रमाणित करता हुआ एक शोध प्रकाशित हुआ है। मैं स्वयं अपने तन मन में घटते इन चमत्कारिक परिणामों को अनुभव करता रहा हूँ। कृपया मेरा अहोभाव स्वीकार करें। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में जिस शोध की बात कर रहे हैं उसे मैंने भी देखा है और जिन मित्रों के यहाँ ये समाचार पत्र आता होगा उन्होंने भी देखा होगा। अच्छे ढंग से उसे पिक्टोरियल ढंग से प्रेजेंट किया है कि ध्यान का हमारे मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं इन बातों को निरंतर तुमसे कहता रहा हूँ, तुमने उनका अनुभव भी किया है। अब बहुत सारी चिकित्सकीय जो भाषा है उसमें ज़्यादा ना जाते हुए मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। हमारे मस्तिष्क की संरचना बड़ी जटिल है और औसत व्यक्ति मस्तिष्क का बहुत कम उपयोग करता है, 10 से 15%। एक साधक के मस्तिष्क की एक्टिविटी और बढ़ जाती है, उसके जो सोए हुए केंद्र हैं वो और जागृत हो जाते हैं। अभी मस्तिष्क एक रहस्यमय संरचना है जिस पर शोध चल रहा है निरंतर, वो विकासमान विज्ञान है। अभी हम मस्तिष्क की पूरी गति के बारे में परिचित नहीं हैं। जैसे जैसे मस्तिष्क विज्ञान में हमारी गहराई बढ़ रही है वैसे एक तथ्य हमारे सामने आता जा रहा है कि कहीं चेतना जैसी कोई चीज भी है जो सारे मस्तिष्क की गतिविधि को प्रभावित करती है। चेतना अदृश्य है, सूक्ष्म है, जिसे अभी विज्ञान पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन विज्ञान भी उस अदृश्य को अनुभव करने लगा है। ये इस विज्ञान में बढ़ते हुए चरण है। उस शोध में भी तुम्हारे मस्तिष्क को बड़े अच्छे से प्रेजेंट करके बताया गया। बहुत ज़्यादा खास बातें तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मस्तिष्क की जो आउटर लाइन होती है, कोर्टेक्स, उसमें बहुत सारी हलचल, बहुत सारी गतिविधि होती रहती है। तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, तुम्हारे जो इंद्रियां हैं, वो चारों ओर के जगत से संकेत लेती हैं और वो संकेत तुम्हारे मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। वो वहाँ पर प्रोसेस होते हैं। एक जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य मैं उसे कह रहा हूँ जो सामान्य रूप से असामान्य हो गया है, वो नॉर्मली एबनॉर्मल अभी एडजस्टेबल है समाज में, उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज सामान्य व्यक्ति उसे कहना चाहिए जो अपनी असामान्यता को गिरा चुका है और अपने भीतर उसने अपना निर्जन द्वीप, शांति का केंद्र ढूंढ लिया है। तो उस सामान्य रूप से असामान्य व्यक्ति की बात, उसकी इंद्रियां अपने भीतर आवश्यकता से अधिक सूचनाएं इकट्ठी करती हैं, आवश्यकता से अधिक इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने पिछली बार बात की थी, विचारों का आक्रमण तुम्हारे ऊपर हो रहा है, चारों ओर से तुम घेरे जा रहे हो। तो एक व्यक्ति के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, उसके भीतर बिना किसी फिल्टरिंग के सारी इंफॉर्मेशन जाती है और उसके मस्तिष्क को अनियंत्रित रूप से प्रभावित करती है। वो मस्तिष्क एक उपद्रव की अवस्था में होता है, जैसे वहां एक दंगा चल रहा हो, एक फसाद हो गया हो, ऐसी गतिविधि है, अराजक, कोई ऑर्डर नहीं है, केयास है। तो जब ध्यान में एक व्यक्ति बैठता है शांति से, उसकी इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल पड़ती हैं, बाहर से आती हुई सूचनाएं धीमी पड़ती हैं और उसके भीतर की चेतना जागृत होने लगती है। तो मस्तिष्क को पहुंचने वाली जो सूचनाएं हैं, जो उस कॉर्टेक्स में जाने वाली सूचनाएं हैं, वो धीमी पड़ जाती हैं। मस्तिष्क शांत होने लगता है, उसमें
वो बीटा वेव्स की बात करते हैं। बीटा वेव्स ज़्यादा होती हैं तो मस्तिष्क अराजक हो जाता है, वो कम होती हैं तो वो शांत हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाकर और बड़े संवेदनशील यंत्रों से देखते हैं तो पाते हैं कि उन बीटा वेव्स की एक्टिविटी धीमी पड़ रही, मस्तिष्क धीरे धीरे शांत हो रहा है और इस शांति के कारण मस्तिष्क में डोपामाइन बनने लगता है। डोपामाइन एक रसायन है जो तुम्हें आनंद की अनुभूति देता है, तुम आनंदित सुखी अनुभव करते हो। और मस्तिष्क के जितने भी हिस्से हैं, फ्रंटल लोब, उसका पैरिटल लोब, ऑप्टिकल लोब, और ये सारी जो संरचनाएं हैं उसकी, टेम्पोरल लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, सेरिबलम, ये सारी चीजें हार्मनी में आ जाती हैं, संतुलन में आ जाती हैं, समस्वरित हो जाती। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसके बारे में भी अभी बड़ी शोध हो रही है, इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। इसके प्रभावों को, इसके गुणों को वैज्ञानिक अनुभव करने लगे हैं। उस ग्रंथ की सामान्य गतिविधि, हार्मोनाइज्ड एक्टिविटी तुम्हें बहुत हद तक सामान्य बना देती है। लेकिन यही पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब साधना में कोई गहरे उतरता है तो जो अशरीरी गतिविधियां प्रारंभ होती हैं, जो सूक्ष्म शरीर इत्यादि की गतिविधियां प्रारंभ होती हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड की एक खास अवस्था में व्यक्ति अपने शरीर से बाहर हो जाता है। अब यहाँ से हमारे भीतर एक रहस्यमय संतुलन की बात प्रवेश करती है, जहाँ पर वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, वो एक सीमा तक शोध कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर अज्ञात और घना हो जाएगा, वो अज्ञेय की ओर बढ़ जाएगा, उसे जानना मुश्किल होगा। बीमारियां पहले तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर आती हैं, उसके बाद तुम्हारे स्थूल शरीर पर आती हैं। ध्यानी का मस्तिष्क, उसकी सारी ग्लैंड्स इतने सधे हुए ढंग से काम करने लगती हैं कि उसका सूक्ष्म शरीर अपने अंदर एक शक्ति अर्जित कर लेता है और आने वाली बीमारियों को वो पहले ही अपने से रिफ्लेक्ट कर देता है। सामान्य जो प्रयोग किए गए उनमें छोटी छोटी बातें तो बड़े आराम से उनको दिखाई दी, कि जैसे तुम्हारा तनाव है, तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो सब रिलीज होते हैं, तुम शांत होने लगते हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, तुम्हारी बेचैनी शांत हो जाती है, तुम्हारे शरीर की सामान्य अस्वास्थ्य की जो घटनाएं हैं वो सब सामान्य हो जाती हैं, तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, चीज़ों पे प्रतिक्रिया करने के तुम्हारे जो ढंग हैं वो अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, अधिक सक्षम हो जाते हो तुम। अब जैसे फ्रंटल लोब है, ये सबसे विकसित मस्तिष्क का हिस्सा है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी एनालिसिस, तुम्हारे भाव और तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत चेतना की जो अनुभूतियां हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस की, वो इस स्थान से अनुभव में आती हैं। तो जब यह हिस्सा संतुलित हो जाता है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होने लगते हैं। अगर यह हिस्सा गड़बड़ा जाता है तो व्यक्ति के विचार कंफ्यूज्ड होने लगते हैं, उसकी भावनाएं विकृत होने लगती हैं, अपने प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, अपनी आइडेंटिटी के प्रति, वो भी करप्ट हो जाता है और वो व्यक्ति असामाजिक हो जाता है। हिंसा और असामाजिकता पर जो शोध होती है उसमें इस स्थान पर काफी शोध करके वैज्ञानिकों ने देखा है कि अगर ये हिस्सा संतुलित हो जाए तो व्यक्ति के भीतर
जो अराजकता है और हिंसा है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। और पीछे जो पैरिटल लोब है वहाँ से तुम टाइम और स्पेस का अपना एडजस्टमेंट करते हो। अगर वो हिस्सा गड़बड़ हो जाए तो तुम भूलने लगते हो तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। स्थान और समय का तुम्हारा बोध जाता रहता है। और थैलमस हाइपोथैलमस की जो एक्टिविटीज हैं वो तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके और गहरे ले जाती हैं। तो जब वहाँ तक गहराई तक मस्तिष्क प्रभावित होता है, ये सारा शोध बता रहा है, मैं तुम्हें केवल उसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। और अगर कुछ टेक्निकल बातें मैं गलत बता रहा हूँ तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे आप करेक्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल बातों का जानकार नहीं हूँ। मैं तो वही बता रहा हूँ जो शोध में सामने आया है। जो ये थैलमस हाइपोथैलमस है, ये सूचनाओं को और गहरे प्रोसेस करता है। अब गहरे जाकर तुम उन चीज़ों को अनुभव करने में सक्षम बनने लगते हो। जैसे अभी सूचना आई है, अभी तुम विचलित हो या तुम परेशान हो, फिर जब और गहरे उतर जाती है तो तुम्हारे शरीर में रिकॉर्ड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पर हम इस शोध को छोड़ देते हैं और हम इससे आगे जाते हैं। यहाँ तक तो वैज्ञानिक देख रहे हैं, लेकिन सूचनाएं तुम्हारे मस्तिष्क में ही नहीं, तुम्हारे शरीर की एक एक कोशिका में उतर जाती हैं। वो एक एक कोशिका में रिकॉर्ड हो जाती, वो तुम्हारी शरीर की स्मृति बन जाती हैं। इसे भारतीय दर्शन काया स्मृति कहता है। काया स्मृति, बॉडी मेमोरी, तुम्हारे शरीर की एक स्मृति बन जाती है। तुम खास परिवेश में अगर बहुत दिनों तक रहते हो तो तुम्हारा शरीर भी बदल जाता है। ध्यानी का शरीर बदलता है, मस्तिष्क बदलता है। स्वास्थ्य तो बड़ी मामूली सी बात है, तुम स्वास्थ्य की बात मत पूछो, स्वास्थ्य तो घट ही जाता है। और ध्यान तुम्हें वास्तविक स्वास्थ्य में ले जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध।